क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कल हमने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आप लोगों को? हमने शुक्राणु परशु का निर्माण कर दिया था। यानी हम देख रहे थे कि जो नर युग्मक हैं वह दो चरणों में बन रहे थे। एक को क्या कहा जा रहा था? एक को कहा जाता है शुक्राणु परशु जनन और दूसरे को क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन। हमने शुक्राणु परशु को पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब जो है कि दूसरा हमें क्या पढ़ना था? जो उसका दूसरा चरण है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, हम इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आपने कल देखा था कि कल आपका क्या बन गया था? क्या बना था? यानी हमने शुक्राणु परशु को निर्माण कर लिया था। और जब वही शुक्राणु जो परशु होते हैं यानी जो शुक्राणु परशु होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, जो क्या है शुक्राणु परशु, ये शुक्राणु जो ये शुक्राणु परशु बन रहे थे, इस तरह से बन रहे थे ना, इस तरह से कोशिकाएं बन रही थी, 4 कोशिकाएं बनी हुई थी, आप लोगों को याद है जी? ये ही शुक्राणु परशु क्या करते हैं? आगे चलकर खुद में क्या करते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन लाते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है? कि ये एक प्रकार की कोशिका है और ये कोशिका पहले इस तरह से थे और ये कोशिका जो है आगे चलकर अपना जो है संरचना कैसे बना लिए? जो ये देख रहे हो संरचना, इस प्रकार के संरचना का यानी अपने शरीर को किसमें परिवर्तन कर लिए? इस प्रकार की संरचना में परिवर्तन कर लिए। तो इस प्रकार की संरचना में परिवर्तन करने की क्रिया ही क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। समझ में आया? यानी सीधी सी बात है कि जो शुक्राणु परशु थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम अपनी कोशिकाओं का जो है संरचनात्मक यानी परिवर्तन लाया। अपने कोशिका में क्या किया? संरचनात्मक परिवर्तन लाया और संरचनात्मक परिवर्तन लाके कुछ इस प्रकार के क्या हुआ? संरचना में बट गए। तो इस प्रकार की जो संरचना उन्होंने बनाया, इस प्रकार की संरचना बनाने की क्रिया ही क्या कहलाया? शुक्राणु जनन कहलाया। ठीक ना? आज हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है, अब शुक्राणु में जो है ये संरचना में परिवर्तन कैसे आता है? तो संरचना में परिवर्तन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या जानना पड़ेगा? शुक्राणु की संरचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्राणु परशु है यानी शुक्राणु कोशिका है। तो जो शुक्राणु कोशिका है वही नो किस में जाकर परिवर्तित होगा? जी शुक्राणु में परिवर्तित होगा। तो ये शुक्राणु में परिवर्तित हुआ है। तो शुक्राणु में परिवर्तित कैसे हुआ है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी संरचना को क्या करेंगे? समझेंगे। यानी हम देखेंगे कि शुक्राणु की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं शुक्राणु संरचना। क्या लिखते हैं? शुक्राणु संरचना। देखो बेटा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यानी शुक्राणु की संरचना। हम समझते हैं शुक्राणु की संरचना क्या होती है। अभी आपने देखा कि जो शुक्राणु बनते किससे हैं? किससे बनते हैं? तो शुक्राणु परशु से बनते हैं। किससे बनते हैं? शुक्राणु परशु से। और शुक्राणु परशु की संरचना कैसे होती है? तो शुक्राणु परशु की संरचना देखोगे तो वे अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले क्या हुआ, कोशिकाओं में जो नर जन्म कोशिकाएं थी उन्होंने पहले समसूत्री विभाजन किया। तो जब तक समसूत्री विभाजन था और जब क्या बन गया, प्राथमिक अंडाणु का निर्माण कर लिया, प्राथमिक शुक्राणु का क्या किया, निर्माण कर लिया, तो उसके बाद से क्या हुआ बेटा, फिर उसमें और यानी प्राथमिक जो है शुक्राणु कोशिका जो बनाया, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के बाद से फिर उन प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? अर्धसूत्री। तो समसूत्री था तो उसमें उस समय क्या था, वह द्विगुणित था।
क्या था, द्विगुणित था। लेकिन जैसे ही किसमें आया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो वह क्या हो गया, अगुणित हो गया। नहीं समझ पा रहा। देखो हमारे शरीर में जो है क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी आधा गुण हम पिता से लेते हैं और आधा गुण किससे लेते हैं, माता से लेते हैं। यानी हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो आधा गुणसूत्र हमने किससे लिया है, अपने माँ से, और आधा गुणसूत्र हमारे शरीर में किसका है, हमारे पिता का है। तब दोनों मिला है, तब जाकर क्या बना है, 46 गुणसूत्र हुआ। तो इसमें जब इन्होंने क्या किया था, ये लिया था, जैसे मान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर को आप देखोगे, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कि ये कोई जो है क्या है, शुक्राणु प्रसू कोशिका है, जो क्या है, अगुणित है। क्या है, अगुणित। अगुणित का मतलब कि ऐसे आकृति की है। समझ में आ रहा है, यानी ये अगुणित होता है। तो आपको बताया गया ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। देखो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम क्या समझेंगे कि जो शुक्राणु की संरचना है, शुक्राणु जो है कितने भागों में बटे होते हैं। तो देखो शुक्राणु के मुख्य जो है 4 भाग होते हैं। पहला ये ऊपर वाले भाग को जो कहा जाता है वह शीर्ष भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है, शीर्ष भाग कहा जाता है। नोट कर लेना, शीर्ष भाग होता है, जिसको हेड कहा जाता है, यानी सिर कहा जाता है। ये हेड होता है। और देखो यहां से ये बीच में जहां मुड़ा हुआ गर्दन की तरह से, इसको ग्रीवा यानी नेक कहा जाता है। क्या कहता है, यानी गर्दन, यानी जो ग्रीवा, गर्दन को क्या कहता है, ग्रीवा कहा जाता है। तो ये इसका क्या होता है, ग्रीवा भाग होता है। और ये यहां से और यहां तक का जो भाग देख रहे हो, इसको क्या कहता है, मध्य भाग। और मध्य भाग को अंग्रेजी में कहा जाता है मिडिल पीस। क्या कहा जाता है, मिडिल पीस। इसको लिख लेना, मिडिल पीस। मिडिल पीस होता है। और ये नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहता है, टेल कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। तो यानी शुक्राणु कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि भाई ये शुक्राणु कितने भाग में होता है। सबसे पहले इसके शीर्ष भाग के बारे में देखते हैं। तो इसका जो शीर्ष भाग होता है बेटा, इस शीर्ष भाग के अंदर जो है 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पर जो है कि ये आप देख रहे हैं अगुणित, जो इसका क्या है, कोशिका। तो ये कोशिका का केंद्र कहाँ पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो है ये क्या पाया जा रहा है आपको, ये देख रहे हो ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, केंद्र। किसका केंद्र, जो प्रसू शुक्राणु प्रसू कोशिका था उसका ये क्या है, केंद्रक है। और ठीक केंद्रक के ऊपर जो है एक जो है आकृति पाई जाती है, यानी एक प्रकार की संरचना मिलती है, जिसे अग्रपिंड के नाम से जानते हैं या एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। देखो क्या बताया गया, पहले तो यहां पर इसको देखोगे तो यहां पर क्या होता है, अगुणित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अगुणित केंद्रक पाया जाता है। पाया जाता है। और इसके ठीक सर के ऊपर क्या पाया जाता है, यानी इसके सर के ऊपर जो है बताया गया, केंद्र के ठीक ऊपर जो है एक संरचना मिलती है। उस संरचना को क्या कहते हैं, एक्रोसोम या अग्रपिंड कहते हैं। देख रहा है ना, इसके ठीक ऊपर ये क्या पाया जा रहा है, एक्रोसोम। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ लिख सकते हो, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो एक संरचना मिलती है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एक्रोसोम या अग्रपिंड, अग्रपिंड
कहा जाता है। हम किसके पहले पढ़ रहे हैं? शीर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शीर्ष के बारे में। तो यहां लिख लेते हैं ये क्या हम पढ़ रहे हैं? हेड पढ़ रहे हैं। हम संरचना में हम क्या देख रहे थे? शीर्ष देख रहे थे। क्या देख रहे थे? शीर्ष। यानी शीर्ष है ये, जिसको क्या कहता है? हेड कहा जाता है। हेड कहा जाता है। जो शीर्ष होता है बेटा, पहले तो इसमें क्या होता है? एक जो है अगुणित क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और दूसरा क्या बताया गया? ठीक इसके ऊपर क्या पाया जाता है? एक तो यानी एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे यानी एक प्रकार का पिंड पाया जाता है, जिस पिंड को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये जो केंद्रक होता है बेटा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अगुणित है तो कितनी होगी? नहीं, अगर ये द्विगुणित होती तो 46 होता, लेकिन ये क्या है? अगुणित है, तब कितना होगा? 23 गुणसूत्र होंगे। किसमें कितने गुणसूत्र होंगे? यानी इसमें जो है, अरे सीधी सी बात है, जैसे नर में जो होता है, जैसे पिता से जो गुणसूत्र हमें मिलता है वो कितना होता है? मैं बता रहा हूँ 23 मिलता है, और माता से कितना मिलता है? 23। तो भाई नर युग्मक बन रहा है ना, यही युग्मक क्या करता है? मादा युग्मक को निषेचित करता है। तो यहाँ से कितना जाता है? 23 गुणसूत्र जाता है। और मादा युग्मक जो अंडाणु होता है उसमें कितने होते हैं? 23। और कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 23। ठीक है ना? यानी 23 गुणसूत्र इसमें आ गए। अब जैसे होता कैसे है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम मान लेते हैं कि मैंने इसको बताया और इसमें कैसे एक्रोसोम आए, ये एक्रोसोम कैसे आया, कैसे बना, थोड़ा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लिया कि ये एक, हम ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? ये कोई शुक्राणु प्रसूत कोशिका है। क्या है? शुक्राणु प्रसूत कोशिका है। जैसे इसको हमने मान लिया ये कोई क्या है? शुक्राणु प्रसूत कोशिका है। समझ में आया? अब आप जानते हो कि जितने भी कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा इसे और लंबा बना देते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं बेटा, कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? अभी 9th वालों को मैं पढ़ाया हूं कोशिका के बारे में। तो कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग का मतलब समझते हो? जैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होने की वजह से कोशिकाएं अलग अलग मिलकर क्या बनाई है? ऊतक का निर्माण की है। और अलग अलग ऊतक मिलकर जो है अलग अलग अंगों का क्या किया है? निर्माण किया है। और अलग अलग अंग अलग अलग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वैसे जो एक कोशिकीय होते हैं, जो केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, भाई उनमें भी सारी प्रक्रिया होती है, वो भी भोजन करते हैं, प्रजनन करते हैं, सारी घटनाएं उनके अंदर भी होती है। तो उनके अंदर क्या हमारे जैसे अंग पाए जाते हैं? तो हमारे जैसे अलग अलग उनमें भी अंग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं अंग पाए जाते हैं, उन्हीं जो अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहा जाता है, यानी कोशिकाओं का अंग। लेकिन हमारे जैसे बाहर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक ही कोशिका के बने होते हैं। उसी कोशिका, यानी आपको बताया जा रहा है कि ये कोई क्या है? शुक्राणु प्रसूत कोशिका है। क्या है? ये किसको हमने क्या बना दिया? शुक्राणु प्रसूत कोशिका है। समझो, यहां पे ध्यान से समझना। अब ये शुक्राणु प्रसूत कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा? कोशिकांग होंगे। क्या होंगे? कोशिकांग होंगे। जैसे मान लो अब इनके अंदर बहुत सारी इस तरह की क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना?
इसी कोशिकांग में एक कोशिकांग होता है जिसको कहा जाता है गाल्जी काय। क्या कहा जाता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज जो है गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था और उसी के नाम पर इसका नाम गाल्जी काय पड़ा हुआ है। मैं पढ़ाया हूँ, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए तो 9th में जो कोशिकांग में पढ़ाया हूँ उनको एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके अंदर जो है क्या पाया जाता है? गाल्जी काय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गाल्जी काय पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें गाल्जी काय पाए जाते हैं। और ये गाल्जी काय क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखना, बताया जा रहा है इनको क्या कहता है? गाल्जी काय। ये क्या है? ये है गाल्जी काय। गाल्जी काय यानी गाल्जी काय को अंग्रेजी में कहा जाता है गाल्जी बॉडी। क्या कहा जाता है? गाल्जी बॉडी। अब ये क्या होगा बेटा, यानी बताया गया कि मान लिया कि यह क्या है, यह एक शुक्राणु प्रसू कोशिका है और ये क्या है? अगुणित है। क्या है? अगुणित कोशिका है जिसके कोशिकांग में गाल्जी काय यानी बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। उस कोशिकांग में एक क्या होता है? गाल्जी काय होता है। और ये गाल्जी काय क्या करता है? ये गाल्जी काय जो है लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। आप देखो इस तरह से इसमें लाइसोसोम का ये क्या करता है? निर्माण करता है। देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये गाल्जी काय ने क्या किया? लाइसोसोम का निर्माण किया। इसको हम क्या कहेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम का एक और भी नाम से जाना जाता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, लयन काय। क्या कहा जाता है? लयन काय। देखो बेटा, बताया गया कि ये क्या था? प्रसू कोशिका था। क्या था? प्रसू कोशिका है जो अगुणित है और इसके अंदर कोशिकांग पाए जा रहे हैं। उसमें से एक कोशिकांग कौन सा है? गाल्जी काय। और गाल्जी काय किसका निर्माण कर रहा है? लाइसोसोम यानी लयन काय का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। और ये लाइसोसोम क्या होते हैं? ये लाइसोसोम जो है आगे जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं? पाचक एंजाइम का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? पाचक एंजाइम का काम करते हैं। ठीक है ना? ये किसका करते हैं बेटा? पाचक एंजाइम का। यानी जब ये पाचक एंजाइम जो है विघटित होते हैं तो विघटित होकर अनेक कार्य करते हैं, उसको आगे बताया जाएगा। यानी विघटन का कार्य करते हैं। यही पाचक एंजाइम जो है विघटन का कार्य करते हैं। सीधी सी बात यहां समझो, 1 मिनट। इसमें बताया गया कि इसने क्या किया? ये जो था एक जो है शुक्राणु प्रसू कोशिका थी जो अगुणित थी और इसके कोशिका के अंदर क्या था? एक कोशिकांग जो है गाल्जी काय है। गाल्जी काय ने किसका निर्माण किया? लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम या लयन काय किसका कार्य कर रहे हैं? पाचक एंजाइम की तरह से कार्य कर रहे हैं। ठीक ना? अब क्या होता है कि जब ये लाइसोसोम बनाना चालू करता है, यानी लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय। तो ये बहुत सारे लाइसोसोम को क्या करता है? बनाता जाता है। और जब इनकी संरचना की, जब इनमें जो है संरचना में परिवर्तन आ रही होगी, किसमें? इस कोशिका के अंदर जब संरचना में परिवर्तन आती है तो उस परिवर्तन के दौरान ये क्या करता है? यानी जब शुक्राणु का निर्माण, यानी जब परिवर्तन हो रहा है, यानी शुक्राणु का जब निर्माण हो रहा था या निर्माण होता है, उस समय ये सारे लाइसोसोम को एक पिंड के रूप में क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है, जिससे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। बेटा आप रात में सोते नहीं हो? जब भी मैं आता हूं क्लास में देखता हूं झपकी मारती रहती है। रात में कहीं डाका का डालने नहीं जाते हो? तब काहे नींद आती है जी? अरे पढ़ाई के बाद से सोया करो,
जब भी क्लास में ही आपको नींद आती है। चलो ठीक है, इधर देखो, एक बार इसको समझो। मैंने क्या कहा बताया आपको, देखो हम तो देख रहे हैं कि भाई शीर्ष का निर्माण कैसे हुआ है। तो शीर्ष का निर्माण कैसे हुआ है बेटा, ये वाला शीर्ष भाग है ना, यही तो शीर्ष भाग है, ये उसका क्या है शीर्ष भाग। एक बार और यहाँ बता देते हैं, ये इसका क्या है शीर्ष भाग है। और ये शीर्ष भाग जो है यहाँ पर जो है क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है, अगुणित क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। और ऊपर वाले भाग में कुछ इस तरह का एक संरचना मिल रही है ना। तो ये संरचना क्या है और ये संरचना बना कैसे है, तो बताया जा रहा है। एक बार पूरे ध्यान से सुनोगे आप लोग, यहाँ बात आपको समझ में आ जाएगी, ये संरचना बना कैसे है। तो बताया जा रहा है कि ये हमने क्या मान लिया कि एक क्या है, शुक्राणु प्रसूम कोशिका है, जो क्या है अगुणित है। और इस कोशिका के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, कोशिकांग पाए जा रहे हैं। उसी कोशिकांग में से एक कोशिकांग कौन है, गाल्जी काय। और ये गाल्जी काय क्या करता है, छोटे छोटे यानी लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो जब छोटे छोटे लाइसोसोम जो निर्माण होते हैं, यही लाइसोसोम जो है इनको जो है पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, यानी आगे पाचक एंजाइम में काम करते हैं, यानी जो विघटन का कार्य करते हैं। अब ये जो छोटे छोटे लाइसोसोम का ये क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और जब इनके शरीर में परिवर्तन होते हैं, कोशिकाएं ही क्या किस में बदलती हैं, एक अलग, यानी देखो कोई भी आपने कभी मेढक को देखा है, पहले जब वो निकलता है तो कैसे होता है, मछली की तरह से होता है। धीरे धीरे उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, उसके पैर निकलते हैं। पहले अपने देहात में उसको क्या कहता है, हाँ बेंग मछली, क्या कहता है, ये सुने हो ना। तो वो कैसे मछलियों जैसे होते हैं, लेकिन बाद में उनमें पैर निकलता है, पूंछ क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये भी पहले कोशिका थे। अब कोशिकाओं का क्या होगा, संरचनात्मक परिवर्तन होगा, वो किस में बदलेंगे, शुक्राणु में बदलेंगे। तो जब शुक्राणु में बदलेंगे तो ये जितना लाइसोसोम बना रहा था, ये सारे लाइसोसोम जो है एक जगह इकट्ठा होकर एक पिंड का रूप धारण कर लेंगे। और वह पिंड ये होगा, उसी यानी ये वाला जो पिंड होगा, जिसे बाद में क्या कहा जाएगा, एक्रोसोम कहा जाएगा। बात समझ में आई। यानी एक्रोसोम कैसे बना, भाई सीधी सी बात है, जो कोशिकांग के अंदर क्या बनते हैं, तो गाल्जी काय जो है किसका निर्माण कर रहा था, लाइसोसोम का। और यही लाइसोसोम जो है जब शुक्राणु में ये परिवर्तन, ये कोशिका परिवर्तन हो रहा था, तो ये सारे कोशिकाओं को इकट्ठा कर करके और क्या कर दिया, एक पिंड बना दिया, जिस पिंड का नाम क्या पड़ा, एक्रोसोम, या अग्रपिंड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत। अब जो है बताया गया, इनका निर्माण तो ये किया। अब अग्र पिंड में पाचक एंजाइम होते हैं। अब देखो ये जो एक्रोसोम होते हैं, ये एक्रोसोम जो बना, यहां पे जो एक्रोसोम बना, ठीक है ना, ये जो एक्रोसोम बना, ये एक्रोसोम जो है आगे चलकर किस में बदला, पाचक एंजाइम में बदला। किस में बदला, यानी अग्रपिंड जो है आगे चलकर किस में बदल गया, पाचक एंजाइम, यानी यही पाचक एंजाइम होते हैं। और ये पाचक एंजाइम जो है मुख्य रूप से हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य इसमें से कुछ मुख्य का नाम मैं बता दे रहा हूं। इसमें से पाचक एंजाइम का कुछ नाम बता दे रहा हूं। जैसे पहले को आप नोट कर लो, पहले को कहा जाता है हाइलोरोनिडेज कहा जाता है, हाइलोरोनिडेज, याद हो गया। यानी पहले को क्या कहा जाता है, पाचक एंजाइम का कुछ नाम मैं यहां लिखा रहा हूं। तो पहला हमने क्या बताया, हाइलोरोनिडेज, और दूसरा होता है कोरोना, कोरोना साथ नहीं छोड़ रहा है ना, कोरोना पेंटीराइटिंग एंजाइम। दूसरा क्या होता है, कोरोना एंजाइम। और तीसरे को कहा जाता है, नोट कर लो, तीसरे को कहा जाता है जोना लेजिंग एंजाइम।
ठीक है ना। देखो बताया जा रहा है बेटा, आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो अग्रपिंड से जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, बताया गया जो अग्रपिंड में क्या होता है, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, ये एक्रोसोम क्या करता है, पाचक एंजाइम का क्या करता है, कार्य करता है। और ये जो पाचक एंजाइम होते हैं, इसमें से निम्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें से कुछ जो है मुख्य पाचक एंजाइमों का नाम लिखा गया है, जिसमें पहला है हाइलोरोनिडेज, और दूसरे को कहा जाता है क्रोना पेंटीराइटिन एंजाइम, और तीसरे को कहा जाता है जोना लाइसिंग एंजाइम। ये जो एंजाइम होते हैं ये मुख्य एंजाइम होते हैं, और ये मुख्य एंजाइम मिलकर जो है आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो मुख्य एंजाइम है, ये मुख्य एंजाइम क्या करते हैं, इनकी सम्मिलित रूप को जानते हो क्या बोला जाता है, जब ये सारे एंजाइम एक साथ मिल जाते हैं तो इनके सम्मिलित रूप को कहा जाता है स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी इनके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ठीक है, क्या समझे आप कि जो अग्रपिंड जो होता है, अग्रपिंड कौन था बेटा, अग्रपिंड बताया गया कि जो आपने गाल्जी काय ने क्या किया, लाइसोसोम का निर्माण किया, और यही लाइसोसोम आगे चलकर क्या बन रहे थे, पाचक एंजाइम का कार्य कर रहे थे। और ये पाचक एंजाइम जो है मुख्य कितने थे, ये मुख्य ये है, और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं, और इनके सम्मिलित रूप को क्या कहा गया, स्पर्म लाइसिंग एंजाइम कहा गया। ठीक है ना। अब ये करते क्या है बेटा, तो आपको बताया गया था जैसे जो ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या कर रहे थे, कैसे एक्रोसोम बन रहे थे, तो आप लोगों को बताया गया कि जो शुक्राणु प्रसूत कोशिका थी, और शुक्राणु प्रसूत कोशिका क्या कर रही थी कि उसकी जो कोशिकांग थे, यानी उस कोशिका के किसके, शुक्राणु प्रसूत कोशिका के जो कोशिकांग थे उसमें क्या बन रहा था, जो एक कोशिकांग कौन था, गाल्जी काय था, वो किसका निर्माण कर रहा था, लाइसोसोम यानी लयन काय को क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। और ये लयन काय जो थे धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, और जब इनका शारीरिक संरचना किसमें बदला, संरचना किसमें बदला, शुक्राणु में, तो ये जो है लाइसोसोम जो थे, ये लाइसोसोम कहाँ, एक पिंड के रूप में यहाँ एकत्रित हो गए, जिसका नाम क्या पड़ा, एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम क्या करते हैं, यानी अग्रपिंड में जो है पाचक एंजाइम होते हैं, ये पाचक एंजाइम का कार्य करते हैं। और ये पाचक एंजाइम जो मुख्य कुछ पाचक एंजाइमों का नाम दिया गया है, जब ये आपस में सम्मिलित रूप में मिलते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहा जाता है। अब इनका कार्य क्या है, थोड़ा सा इसके कार्य को देखते हैं। तो देखो, अरे इनका कार्य अगर हम देखेंगे तो इनका कार्य क्या होता है, जैसे मान लो कि जो नर युग्मक है, तो नर युग्मक भी अगुणित है, अगुणित है ना, तो मादा युग्मक जो होगा, मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु, तो अंडाणु भी क्या होगा, अगुणित होगा। क्या होगा, अगुणित होगा। अब जो ये अगुणित होगा, यानी 23 गुणसूत्र इसमें है, इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र हैं, तो इसमें भी कितना गुणसूत्र होगा, 23 गुणसूत्र। देखो जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो 23 गुणसूत्र हम किससे लेते हैं, माँ से लेते हैं, और 23 गुणसूत्र किससे लेते हैं, पिता से लेते हैं, और तब हमारे पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये पुरुष शुक्राणु युग्मक है, तो पुरुष एक युग्मक क्या करेगा, इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 23। अब मादा युग्मक में कितने होंगे, 23, और जब दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसीलिए शुक्राणु और अंडाणु को एक साथ मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद से एक नए बच्चे का निर्माण होता है। तो अब इसमें भी है। अब देखो जो ये अंडाणु होते हैं बेटा, ये अंडाणु जो होते हैं, इस अंडाणु के ऊपर पतली पतली झिल्ली की ऐसी परतें होती हैं। क्या होती हैं, ऐसे झिल्ली की परत पाई जाती है। ये क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु है, ये अंडाणु हो गया। अब ये अंडाणु के ऊपर क्या हो गया, पतले पतले झिल्ली पाई गई। अब यहां शुक्राणु आ रहा है, कौन आ रहा है, इसको निषेचित करने के लिए कौन आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है। तो शुक्राणु की कुछ संरचना इस तरह की है, कुछ संरचना ऐसे आप देख रहे हो, ये संरचना आगे चला,
ये शुक्राणु आया, इसको निषेचित करने के लिए आया ना। अब ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ये अग्रपिंड है उसका, ये क्या है, अग्रपिंड है। और इसमें क्या है, इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है एक्रोसोम। क्या पाया जा रहा है, एक्रोसोम। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। अब जो है ये शुक्राणु का जो है, शुक्राणु के अंदर का जो ये केंद्रक है, इसका केंद्रक और इसका केंद्रक, यहाँ पर भी केंद्रक है और यहाँ पर भी केंद्रक है। जब ये दोनों केंद्रक मिलेंगे तो इसका 23, इसमें 23 गुणसूत्र है और 23 गुणसूत्र यहाँ पहुंचेगा, तभी पहुंचेगा। तो जब ये इसमें प्रवेश करने जाता है शुक्राणु, तो जब ये प्रवेश करने जाता है तो उस समय जो है ये झिल्ली जो होती हैं, इनको जाने से क्या करती हैं, यानी इनको रोकती हैं। तो इन झिल्लियों को जो है पचाने का या उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर जो ये अग्रपिंड होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम क्या करता है बेटा, ये एक्रोसोम यहाँ निकलता है और इसमें ये सारी एंजाइम क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। और ये एंजाइम जब ये पहुँचता है तो इनके झिल्लियों को क्या करता है, पचाना चालू कर देता है, यानी खाकर पचाना चालू कर देता है, यानी इनको नष्ट करने लगता है। तो ये यहाँ से निकला और ये चारों तरफ क्या हो गया, ये फैल गया। तो ये बीच में से ये सबको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे ना। अब तोड़ देंगे और यहाँ से केंद्र कहाँ पहुँच जाएगा, अंदर। और देखना कि जब अंडाणु कहाँ जाता है, शुक्राणु के, यानी अंडाणु के अंदर जब शुक्राणु जाता है तो इसका पूरा भाग नहीं जाता है, केवल इसका ये ऊपर वाला भाग जो इसको हेड कहा जाता है, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहता है, हेड। ये वाला भाग केवल इसके अंदर प्रवेश करता है, बाकी भाग क्या हो जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है। तब ये इसको अंडाणु को क्या कर देता है, क्या करता है, निषेचित करता है। क्या करता है, निषेचित करता है। तो एक चीज आपको मिल गया कि जो अग्रपिंड होता है बेटा, ये इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अंडाणुओं को, झिल्लियों को भेदने का कार्य करते हैं। तो तीसरा आपको यहाँ पे लिख सकते हो, यानी तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये जो होते हैं अंडाणुओं के झिल्लियों को क्या करते हैं, झिल्लियों को भेदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, भेदने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इसका हेड हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक चीज जरा देखना यहाँ पर कि जैसे जब शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, आपको बताया गया था कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्रजनक नलिका में। और शुक्रजनक नलिका में कहाँ होता है, जो नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, वहां पे शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब शुक्राणु जब जन्म ले लेते हैं तो जन्म यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये एक नर जन्म कोशिका, ये क्या है, ये नर जन्म कोशिकाएं, यहाँ पे अंडाणु, यहाँ पे क्या हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो शुक्राणु जब जन्म लेते हैं तो उनको पोषण की जरूरत होती है। बच्चा जन्म लेता है तो उसे पोषण की जरूरत होती है ना, तो वैसे इनको पोषण की जरूरत होती है। तो ये शुक्राणु का जो सिर होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको कहा जाता है सर्टोली कोशिका। इस सर्टोली कोशिका के अंदर धस जाता है और धस कर वो क्या कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जब पोषण उनको मिल जाता है तो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी अपना विकास कर लेते हैं। और विकास करके इस शुक्रजनक नलिका से पुनः जो है होते हुए ये बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अस्पर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्पर्मेशन कहा जाता है, अस्पर्मेशन। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, अस्पर्मेशन। हिंदी में लिखोगे तो शुक्राणुयन कहा जाता है। इसको हिंदी क्या कहा जाता है, शुक्राणुयन। ये मैं छोड़ दिया था, इसको दोबारा बताता हूँ। ठीक है ना, तो हमने पहला क्या पढ़ लिया, इसका हेड पढ़ लिया, यानी हेड का निर्माण कैसे हुआ। अब दूसरा देखते हैं, यानी आपको बताया गया था कि ये 4 भाग में होते हैं, तो दूसरा क्या है, इसका दूसरा भाग क्या है, दूसरे भाग को कहा जाता है ग्रीवा। तो हम दूसरा क्या पढ़ते हैं, ग्रीवा। हेड हमने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, ग्रीवा को पढ़ेंगे। इसे मिटाते हैं, अब देखते हैं ग्रीवा क्या होता है। एक हमने कंप्लीट किया, अब दूसरे को देखेंगे। पहला हेड था, अब दूसरा क्या है, दूसरा इसका भाग है ग्रीवा। क्या है, ग्रीवा। ग्रीवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेक कहते हैं।
नेक माने गर्दन। क्या होता है? गर्दन। जैसे ये हमारा, ये वाला हमारा भाग क्या है? हेड है। और ये वाला भाग क्या है? गर्दन। ये हमारा ग्रीवा है। वैसे ये शुक्राणु का ये वाला भाग क्या है? हेड है। शुक्राणु का ये भाग क्या है? हेड है। और ये वाला भाग जो यहाँ दबा हुआ है ये क्या है? ग्रीवा है। देखो ग्रीवा के, इस ग्रीवा के अंदर जो है दो छोटी छोटी आपको गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है। देख रहे हो? ये गोल गोल क्या होती है? संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन गोल संरचनाओं को जो है तारक केंद्र कहा जाता है। क्या बताया गया? इन जो छोटे छोटे जो गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं। यानी ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? तारक केंद्र कहेंगे। तारक केंद्र बताया जा रहा है, ध्यान से सुनो। जो शुक्राणु का जो दूसरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। जो ये दबा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। इस ग्रीवा के अंदर दो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक केंद्र। अब ये तारक केंद्र होता है, एक तारक केंद्र देख रहे हो, ये क्या है? केंद्रक है ना, इस केंद्रक के पास है। और एक केंद्रक से क्या है? दूर है। जो केंद्रक के पास होता है उसे हम कहते हैं समीपस्थ। क्या कहते हैं? इसको, इस वाले को क्या कहते हैं? ये किसके करीब है? केंद्र के करीब है ना। ये जो है आप देख रहे हो ना, ये कहाँ पे है? इस केंद्र के पास है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समीपस्थ कहा जाता है। यानी समीपस्थ तारक केंद्र क्या हो जाएगा? तारक केंद्र। और ये जो है इस केंद्रक से क्या है? दूर है। तो ये दूर वाले को हम क्या करते हैं? दूरस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरस्थ कहते हैं। समझ में आया? एक क्या हो गया? जो पास वाला था, केंद्र के पास वाला, उसको हम क्या कहे? समीपस्थ कहे। और जो उससे दूर है उसको हम क्या कर रहे हैं? दूरस्थ कर रहे हैं। अब जो दूरस्थ वाला है, दूरस्थ वाले से एक तंतु निकलती है, ठीक है ना? एक पतली धागे नुमा जो है एक संरचना निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये संरचना निकली हुई है। और ये इसका ये जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग से होते हुए ये पूंछ के रास्ते क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो जो ये बीच वाली भाग होती है, ये वाला जो भाग होता है बेटा, ये जो बीच में ये तंतु दिखाई देती है, इस तंतु को कहा जाता है अक्षीय तंतु। क्या कहा जाता है? अक्षीय तंतु कहा जाता है। अक्षीय तंतु कहा जाता है। समझ में आया? ये अक्षीय तंतु हो गया। और ये जो जहां जाकर ये बाहर निकलता है, जहां पर ये पूंछ से होते हुए बाहर निकल रहा है ना, इस वाले भाग को अंतःखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःखंड कहते हैं। तो ग्रीवा का हमने एक चीज बस ग्रीवा में इतना ही पढ़ना था कि ग्रीवा में दो संरचनाएं पाई जा रही हैं। एक जो केंद्र के पास है उसे क्या? समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। जो संरचनाएं पाई जाती है उसे तारक केंद्र कहते हैं। जो इसके पास में पाई जाती है उसे क्या कहता है? केंद्र के पास पाई जाती है उसे समीपस्थ कहा जाता है। और जो केंद्र से दूर पाई जाती है संरचना उसको क्या कहता है? दूरस्थ कहा जाता है। ये दूरस्थ वाले से एक तंतु निकलती है, ये मध्य भाग को होते हुए कहाँ चली जाती है? पूंछ से होकर बाहर निकल जाती है। तो जो मध्य वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय तंतु कहते हैं। और जो पूंछ से बाहर निकल जाती है उस भाग को क्या कहते हैं? अंतःखंड कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने ग्रीवा में पढ़ लिया। अब तीसरा जो है ये वाले भाग के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो इस वाले भाग को यहाँ से, यहाँ जहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं? मध्य भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भाग। तो यहाँ पे हम तीसरा लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? मध्य भाग। अब जो मध्य भाग होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहता है बेटा? तो इसको कहता है मिडिल पीस। क्या कहता है? मिडिल पीस। ठीक ना? अब देखो मिडिल पीस में क्या होता है। आपको बताया गया कि इसके मध्य से कौन निकला हुआ है? अक्षीय तंतु निकला हुआ है। कौन निकला हुआ है? अक्षीय तंतु। ये देख रहे हैं ना, जो रेड कलर दिखाया गया है, ये क्या है? अक्षीय तंतु। और इसी अक्षीय तंतु के ऊपर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की कुंडलित संरचना पाई जाती है। ये जो हो रहा है देख रहे हैं ना, ये अक्षीय तंतु है। और इसी अक्षीय तंतु के ऊपर ये क्या आपको मिल रहा है? देख रहे हैं ना,
इस तरह से ये जो रेड रेड में दिखाया गया है, ऐसे जैसे सांप की तरह से कुंडली मार के बैठा होता है ना, उसी तरह से कुंडलित भाग पाया जाता है। ये क्या होता है कुंडलित भाग? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? कोशिकाओं के अंदर देखो जो भी कोशिकाएं हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हैं ना, तो हमारा एक शरीर है और हमारे शरीर में कार्य करने के लिए अलग अलग क्या है? अंग पाए जाते हैं ना। वैसे जो केवल सिंगल, अब हमारे शरीर में अलग अलग अंग बने कैसे हैं? तो हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये उत्तक का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर में हर कार्य को करने के लिए अलग अलग क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। वैसे जो एक केवल सिंगल कोशिका होता है या एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें भी जैसे हमको भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, और हमारे अंदर क्या होता है? पाचन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है। वैसे सारी क्रियाएं जो हैं एक कोशिकीय जीव में भी होती हैं। यानी जिनका एक कोशिकीय जीव किसको कहा जाता है? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलके बना होता है। तो जो ये कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो है, अब हमारे जैसे हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हीं कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब क्या? कोशिकाओं के अंग। और उन्हीं अंगों के माध्यम से वो अपनी सारी क्रियाएं क्या करती हैं? संपन्न करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी क्या है? कोशिकाओं का एक अंग है। ये क्या है? कोशिकाओं का एक अंग है। और ये क्या करता है? ये कोशिकाओं को जो है अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए इन्हें कोशिकाओं का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं कोई पूछ दे कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु को जो है ना ऊर्जा प्रदान करता है। किस लिए? ताकि ये गति कर सके, क्योंकि शुक्राणु जब गति नहीं करेगा तो वह अंडाणु को निषेचित नहीं करेगा। अगर मान लो किसी पुरुष के शुक्राणु में गतिशीलता नहीं है तो वह पिता नहीं बन सकता। इसलिए अंडाणु को, यानी जो शुक्राणु है उसमें क्या होना चाहिए? गति होना जरूरी है। और वह गति कौन देने का कार्य करता है? ये जो एक ऊर्जा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका इतना ही काम है। अब इसके बाद से थर्ड जो आ जाता है, हमने तीसरा देखा, अब चौथा देखते हैं। चौथा भाग कौन सा है बेटा? चौथा भाग है पूंछ। चौथा इसका क्या भाग होता है? पूंछ। पूंछ इसको क्या कहता है? ये में टेल कहा जाता है। अब बताओ, आपने मछली वगैरह को देखे हो तो जिसमें पूंछ होता है तो पूंछ से क्या करती है? पूंछ से यानी अपनी गति में सहायता लेती हैं। वो भागती हैं तो पूंछ का बहुत लाभ होता है। पूंछ ऐसे ऐसे क्या करती हैं? जितना ही पूंछ को ऐसे ऐसे घुमाती हैं उतना ही तेज से गति करती हैं। दूसरा क्या होता है? मुड़ने में भी वो क्या होता है? सहायक होता है। तो ये जो पूंछ होता है बेटा, जो इनमें पूंछ होता है, ये पूंछ क्या करता है? इनको गति यानी गति में भी क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और इसके बाद से इनको नेक्स्ट काम क्या है कि ये घूमने में भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या? शुक्राणु की संरचना। अब आपने देखा कि जो मैं अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? युग्मक पढ़ रहे थे। और युग्मक क्या था? दो तरह का था, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। अब नर युग्मक में हमने क्या पढ़ा कि नर युग्मक का निर्माण यानी दो प्रकार से होता है। एक को कहा जाता है शुक्राणु प्रसूजनन और दूसरे को क्या कहता है? शुक्राणु जनन। आपने क्या देखा? आपने देखा कि शुक्राणु प्रसूजनन का निर्माण कैसे हुआ। जब शुक्राणु प्रसूजनन बन गया तो उसने क्या किया? अब वही शुक्राणु प्रसूजनन जो है अपने संरचना में, अपने शरीर की संरचना में क्या लाया? परिवर्तन लाया। और परिवर्तन लाकर क्या बना? शुक्राणु बना। अब परिवर्तन यानी शरीर में उसके परिवर्तन लाकर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाया? शुक्राणु जनन कहलाया। तो हमने शुक्राणु जनन को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमको जो है अगला जो है मादा युग्मक के बारे में पढ़ना है। और मादा युग्मक कौन होता है? अंडाणु।
और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है इसको अगले क्या किया जाएगा, अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर ये टॉपिक बंद करते हैं।